आज के इस जनसभा में उपस्थित कुमारी शैलजा जी, जो हमारे उत्तराखंड के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर हैं, अपनी पूरा आयुष्य उन्होंने जनता के सेवा में लगाई है और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो ऐसे नेता आपके इंचार्ज हैं और गणेश गोदियाल जी, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, यशपाल आर्या जी, सीएलपी लीडर, हरक सिंह रावत जी, करण महाराज जी, गुरदीप सप्पल जी, काजी निजामुद्दीन जी, प्रकाश जोशी जी, सुमित रदेश जी, जो लोकल एमएलए हैं, जिनके इलाके में ये बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, भुवन कापेड़ी, संजीव आर्या जी, मनोज यादव जी, सुरेंद्र शर्मा जी, राहुल दिमवाल जी और गोविंद पिष्ट, शहर अध्यक्ष, और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, किसान भाइयों और युवा मित्रों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद उत्तराखंड आया हूं। मैं पहले नैनीताल को 1973 में 1973 में पंतनगर में जो यूनिवर्सिटी है वो देखने के लिए आया था। उस वक्त मैं एमएलए था। तो ये एरिया मुझे बहुत बड़ा पसंदीदा है, अच्छा है, और मुझे ये खुशी है कि यहाँ के लोग बड़े सभ्य और बहुत ही आदर्श व्यक्ति है। मैं हर जगह जाता हूँ जब हमारी चुनाव का सभा हो या पार्टी की सभा हो, वो भीड़ में एक दूसरे को घिसकते ही चले जाते हैं, लेकिन मैं आज देखा इस गांव में और उत्तराखंड के खास इस हल्दिया जो नगर में बहुत डिसिप्लिन के साथ हमारे कांग्रेस के वर्कर और आम जनता बैठी है, इसलिए आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। भाइयों, ये यहां से आपको विजय शंखनाद रैली के नाम से पुकारना है। आप तो जानते हैं, मैं तो कर्नाटक से आता हूं, मुझे उतना थोड़ा सा फर्क हो जाता है हिंदी में,
लेकिन ये विजय शंखनाद जो यहां से शुरू होगा और आप लोग यहीं से विजय पाएंगे और कांग्रेस की सरकार यहां आएगी। साथियों, ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये एक पवन धरती है, उसे मैं नमन करता हूं और वीरों की भूमि है, इसीलिए यहां नमन करता हूं। और यहां पर 2 रेजिमेंट है, एक कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट, ये बहुत मशहूर है और सारे देश में इसका नाम है। परमवीर चक्र पहला यही मिला, इसीलिए आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, देश की हिफाजत करने वाले लोग हैं, देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, देश को आजादी दिलाने वाले लोग हैं। साथियों, आज का दिन बड़ा पवित्र है। क्यों है? अरे जरा चुप बैठो भाई, जरा खामोश। आज का दिन पवित्र है। क्यों पवित्र है? बोलिए। आज महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आवाज उठाया 1942 में, वो आज ही का दिन है। और आज ही के दिन यहां पर इतनी बड़ी जलसा हो रही है, ये हम लिए बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, उसके लिए देश को आजादी मिला। अब इधर इधर ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बहुत बातें करते हैं। एक चुप बैठो, एक खामोश बैठो, सुनो। कौन है ये गांधी जी ने जो आवाज उठाई, डू और डाई, भारत छोड़ो, और इस गांधी जी के आवाज से ब्रिटिश बहुत थरथा रही और गांधी जी ने इस स्लोगन देकर लोगों को यूनाइट किया और लोग एक होकर ब्रिटिश को यहां से सत्ता से भगा दिया। वो कांग्रेस की देन है। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी डरने वाले नहीं है
और उनको कोई डरा भी नहीं सकता। हम हमारे संविधान को बचाने के लिए थे। हम जो काम कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, दलितों की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। और नौजवान लोग जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो देश की रक्षा करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। किनके लिए? इस देश के संविधान को बचाने के लिए। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया, कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा कोई नेता बताओ बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी हो, शाह हो और उनके कोई चेले हो, कोई देश के लिए, गरीबों से मिलने के लिए, किसानों से मिलने के लिए, विद्यार्थियों से मिलने के लिए कहीं गया है, कहीं चला है? अगर चला है तो एक ही व्यक्ति चला है, वो है राहुल गांधी। अरे बेटियों को पढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हमने जो काम किया और अभी भी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मजबूत बने, डरो मत। अगर डरे तो मरे, डरना नहीं। और यहां के लोग तो कोई डरपूक नहीं, देश को बचाने वाला बहादुर सैनिक यहां पर है, मजबूत लोग यहां के लोग हैं, तो डरने का सवाल ही नहीं। ऐसे कई बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग डर के, झुक के कभी काम करने वाले नहीं है। वो सिर्फ झुकेंगे तो देश के लिए झुकेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारने के लिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए मोदी जी ने क्या किया, मुझे बोलिए। उन्होंने तो एक तकरीर बड़ी की 2014 में, जब वो सत्ता में आए थे। उसके बाद भी जो आए, उन्होंने क्या कहा? हर साल मैं हमारे नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? नहीं कहा? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? बताओ, पूछो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को। अरे भाई, तुम्हारे प्रधानमंत्री कहाँ है? 15 साल से गद्दी पे बैठे, वो 2 करोड़ नौकरियां सालाना दो। अब तक 25 करोड़ नौकरियां हमको मिलनी थी, मिला? अरे 25 लाख नौकरी दे नहीं सके, 25 करोड़ की बात करके झूठ बोल के चले गए, और अभी भी झूठ बोलते ही रहते हैं। ये है बीजेपी, ये है उनकी हुकूमत। लोगों को ये करना, झूठ बोलना और उनको फंसाना, ये काम
बीजेपी करती है, लेकिन हम लोग जो वायदा करते हैं वो निभाते हैं। हमने वायदा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। और आज तुम क्या कर रहे हो? जो भी पैसा दिल्ली से आता है यहां खा के बैठते हैं। इतने गड्ढे गिरे हैं वो भरने के लिए यहां का चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं है, यहां की गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ हमको होना, लेकिन जनता का काम हम नहीं करेंगे। ये उनका वायदा है। भाइयों, मैं और एक बात बताना चाहता हूं। एक तरफ आप नौकरियां नहीं दे रहे, एक तरफ हमारे नौजवानों को कोई भी नौकरी, अच्छी नौकरी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है। कितने वैकेंसीज है? 30 लाख। भाई ये क्यों नहीं भर रहे? मैं पूछता हूं, 30 लाख वैकेंसी तुमने यूनिवर्सिटीज में, टीचर के, सब में खाली रख के, रेलवे में खाली रख के घूमते हो। और भाइयों और बहनों, तुम मुझे साथ दो, मैं विकसित भारत करूंगा। कहां विकसित भारत? तुम्हारे पास ना विकसित भारत का आइडिया है, ना जनता के भलाई की विजन है। अगर कोई किसी के पास विजन है वो सिर्फ कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी जो मंशा है वो हम पूरी करेंगे। और करप्शन इतना बढ़ गया है, ये लोग बहुत बोलते थे कांग्रेस वैसा है, ऐसा है। अरे इतना करप्ट गवर्नमेंट या दिल्ली में हो, यहां हमने नहीं देखा। मुझे अब पॉलिटिक्स में 58 साल हो गए। मैं एमएलए, एमपी और राज्यसभा मेंबर और मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, ऐसा काम करते आया 58 साल से। और मुझे मैं तो 58 साल से कांग्रेस में एमएलए बोल के काम कर रहा हूं, एमपी बोल के काम कर रहा हूं, और आज अपोजिशन लीडर, मिनिस्टर, सभी क्षेत्र में मैंने काम किया। यहां तक कि संगठन में भी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर मैं एआईसीसी प्रेसिडेंट तक आपके सामने हूं। हम यूं ही नहीं आए, हम लड़ते लड़ते आए। एक के ऊपर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज ऊपर आए हैं। लेकिन ये लोग जिसको करप्ट बोलते हैं, जिसको जेल में डालते हैं, जिसको इनकम टैक्स के दायरे में लाकर कटघरे में खड़ा करते हैं, वैसे लोगों को मोदी और शाह भर रहे, इतना भर रहे कि सबको ले रहे, और लेकर वो कह रहे बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक बड़ी वॉशिंग मशीन रही थी ना, मालूम है ना आपको? तो बड़े वॉशिंग मशीन में जैसा कपड़ा हम डालकर क्लीन कर लेते हैं, वैसा शाह और मोदी ने जो गंदे लोग थे, जो करप्ट लोग थे, उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल के ये क्लीन है बोल के उठा लेके गले लगा ले। ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हम कहते हैं वो करने के लिए आज नहीं, पहले से भी तैयार है। हमारा
चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे नरेगा स्कीम हो, चाहे अपना हेल्थ मिशन हो, ये सारी चीजें हमने करके दिखाई, लेकिन इनके पास ये कुछ भी नहीं है। नौकरियां यहां बिकती है इनके पास। किसी की अगर भर्ती भी होती है तो उस वक्त पैसा दिए तो नौकरी, नहीं तो नहीं। किसी में भी जाइए, पैसा बोलता है। उनका आइडिया एक ही है, कहीं थाने में जान दो, उधर जान दो, इधर जान दो। उनका एक ही स्लोगन है, अरे भाई पैसा यहां बोलता है, इसीलिए लाओ पैसा, ले नौकरी। यह उनका है, हमारा नहीं। हम हमेशा जो भी अच्छे लोग हैं उनकी हिफाजत हम करते आए हैं। और उत्तराखंड जैसे वीरों की भूमि, जहां पर जो हमेशा शांति के साथ अपना काम करते हुए आए हैं, वो उन लोगों को हम नौकरी में भर्ती आगे के दिनों में जब सत्ता आप लोग हमको सौंपेंगे, उस वक्त हर एक नौकरी बिना पैसे से, बिना रिश्वत से, बिना किसी के सिफारिश से हम मेरिट में आपको नौकरी देंगे। अरे इतने उत्तराखंड के हमारे लोग इतने होशियार हैं कि वो आज जितने भी सेक्रेटरिएट में सेक्रेटरीज होके बैठे हैं, बहुत से जगह वो सब देन उत्तराखंड के लोगों की है। अच्छे अच्छे, मैं सुना रवि बोल के, रवि टमटा, किसी ने एक जहाज बनाया और वो किसी अमेरिका की मदद लेके नहीं या फ्रांस की राफेल की मदद लेके नहीं, उन्होंने जो बनाया यहाँ के सामान को लेके, यहाँ के उपकरणों को लेके वो बनाकर दुनिया को दिखा दिया, हम कर सकते, उत्तराखंड के लोग ये चीज करके दिखाएंगे। ये कहकर उन्होंने करा, आज पूरे लोग देख रहे हैं। तो ऐसा ये हमारा उत्तराखंड है। इसीलिए मैं आपसे, हमारे युवाओं से यही चाहूंगा कि आप लोग एक होकर आप चलिए, और खास करके जो दिल्ली में जंतर मंतर पे घटना हुई, आप जानते हैं, वहां के विद्यार्थी छात्र क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे, भाई पेपर लीक हो रहे बार बार, और बार बार जब पेपर लीक होते हैं हम लोग परेशान होते हैं। इसीलिए आप जो पेपर लीक करते हैं उन पर एक्शन लो, यह उनका कहना था। लेकिन शाह और मोदी जी ने क्या करा? उनके ऊपर पैलेट गन चलाया, उनके ऊपर गैस छोड़ दिया, उनको लाठी चार्ज किया, लाठी में करंट लगाकर विद्यार्थियों को मारने की कोशिश की, लाठी में कीले लगाकर वो मारे। हमारी छात्राएं, लड़कियां, उनको घसीट कर ले गए पुलिस,
और मैं नहीं सुना, कभी भी देखा नहीं कि जो लोग अपने बच्चों को जैसा संभालते हैं, यहां पर छात्रों को उन्होंने संभालने के बजाय उनको घिसटते लाए और यहां तक कि उनको इतने अभद्र शब्द से गालियां दी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला कि जो भी गड़बड़ हो रहा है, शाह आप इसको कंट्रोल करो, नहीं तो हमारी कुर्सी चले जाएंगी, हम दोनों बेकार हो जाएंगे, हमको लोग जेल में डालेंगे। इसीलिए हमारे शाह साहब क्या किए? उन्होंने लाठी चार्ज करने लगाए, पैलेट गन चलाने लगे, गैस छोड़ने लगाए, पानी छोड़ने लगाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे बच्चों को रात के 10-20 बजे तक अपने पुलिस स्टेशन में बिठाया। ये है छात्रों के प्रति उनका। यही काम हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि तुम छात्र इकट्ठ हो जाओ, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा और तुमको मैं राहत दिलाऊंगा। ये कहना हमारा है, कांग्रेस का है, लेकिन उनका कहना एक ही है, पीटो, मारो और भगाओ। तो मैं ये कहूंगा, देखो कोई यहां डरने वाला नहीं है। मोदी जी आपको भी नहीं डरेंगे, तुम्हारे लाठी चलाने वाले शाह को भी नहीं डरेंगे। मैं ये पूछता हूं, अगर तुम सच हो तो पार्लियामेंट में आकर आप क्यों बहस नहीं करना चाहते? हम आपको डिबेट मांग रहे हैं, हम आप दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे आओ, कैसा ये गड़बड़ हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, हमको बताओ। इस पे बहस होगी, हम मिलकर बहस करेंगे, क्या गलतियां हम बताएंगे। अगर तुम चाहते तो सदन चलता था। सदन को बंद करने में अगर किसी का हाथ है, वो बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, शाह का हाथ है, हम लोगों का कुछ नहीं। हम लोग तो खड़े रहते हैं, हम मांगते हैं डिस्कशन के लिए। सबसे आगे वो रिजुजू को करते हैं, आओ तुम ही बोलो। अरे ये क्या, हमारे पास कहते हैं एक हर मरीज क्या है, उसकी दवा एक ही होती है, उसको रामबाण कहते थे, हमारे पास जिंदा तिलिस्मात कहते हैं। हमदर्द कंपनी का है वो। कौन सी भी बीमारी होने दो, अगर किसी को बुखार आया, हमदर्द का जिंदा तिलिस्मात 2 बूंद डालो। अगर किसी को सर्दी हो गई, जिंदा तिलिस्मात के 2 बूंद डालो। ऐसा हमेशा वो लोग रिजू जी को आगे करके उनको जिंदा तिलिस्मात के जैसा उपयोग कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आप आके भाषण करो, आप बताओ ना, क्यों डर रहे हो? बाहर तो बहादुरी की बात करते हो, मेरी 56 इंच की छाती है बोलते हो। अब भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती कहां गई? सुकुड़ गई? क्या बोलते उसको? सुकुड़ गई? कहां गई? आके आपके विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बात नहीं कर सकते। हम आपको कुछ और मांग रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। और जो कुछ उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में हुआ, कांग्रेस के जमाने में हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ, और जो कुछ भी
या हाईवे हो, सब कुछ कांग्रेस ने किया। इन्होंने क्या किया? अच्छे रास्ते को गड्ढे खोदने का, फिर वो भरने का, पैसे उठाने का, यही काम ये करे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत से लड़ो। यहां पर और क्या हुआ? ये अंकिता भंडारी का केस तो आपको मालूम है ना? अंकिता भंडारी का केस इतना डिले क्यों हुआ न्याय देने में? क्योंकि आप नहीं चाहते थे। आप ही के लोग उसमें इन्वॉल्व है, आप ही के मिनिस्टर के बच्चे इन्वॉल्व है, इसीलिए आप उसको छुपा के रखे और आप आवाज नहीं उठाते। जो अन्याय हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते। उत्तराखंड वालों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते। इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता में रहने देना या निकाल के फेंकना, आप कहिए क्या करना चाहिए? निकाल के फेंकना। तो ये एक तरफ तो कानून की व्यवस्था खराब हो रही और दूसरे तरफ महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार चल रहा है। तो ये सब ठीक होना है तो कांग्रेस आना जरूरी है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा, लाओ लाओ कांग्रेस, लाओ 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 लाओ। इसीलिए आप कांग्रेस को लाओ और हम बेहतरीन हुकूमत आपको देंगे। और ये लोग धर्म के नाम पे और आरएसएस के लोग हो या बीजेपी के, धर्म के नाम पे सबको कुछ कहना चाहते। अरे धर्म के नाम पे तो आप लूट रहे हो। इधर हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो बांटो, लूट रहे, कोई पकड़ रहा नहीं उनको। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग कोई भगवान के खिलाफ है? किसी का नाम इसमें भगवान के नाम के विरोध में कोई कुछ करता है? अरे भगवान उनकी आस्था है, हर आदमी अपने आस्था पे चलता है। लेकिन तुम तो आस्था के नाम से, भगवान के नाम से सोना चोरी किए, चांदी चोरी की है, चांदी के ईंट चोरी किए और रामचरितमानस का, सोने का वो क्या कहते हैं, सोने का वो, ये भी रामचरितमानस का वो किताब भी लेके गए। ऐसे लोग हमको सिखाते हैं कि देखो देखो ये राम के खिलाफ है। राम के खिलाफ हम हैं, आप हैं। चोरी करने वाला राम के खिलाफ है, चोरी किए हैं ये सवाल उठाने वाला खिलाफ है। आप ही बताइए। हम तो तुम्हारे गलतियां बता रहे, तुम जो खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो चोरी को उठा रहे हैं हम, लेकिन आप मान रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में जब कभी उठता हूं या ऐसे सवाल पूछता हूं तो एकदम 60-70 लोग उठते हैं, 60-70 लोग उठकर गड़बड़ करते हैं। मुझे अपनी बात रखने के लिए भी समय नहीं देते। मैं कहा पहले सुनो भाई, उसके बाद तुम रिप्लाई करो, हम भी रिप्लाई करेंगे। नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? उनकी चोरी बाहर आएगी, उनका चांदी का ईंट बाहर आएगा, सोने का ईंट बाहर आएगा, जितने भी
लोग गहने दिए वो गहने बाहर आ जाएंगे। इसीलिए ये चोर लोग हमेशा वहां पर हमारे को तंग करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, वहाँ जो एसआईटी कुछ बना के रखे हैं वो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि उसको छिपाने वाले लोग सरकार में हैं और हमेशा इनकी आदत है। हमारी सरकार डबल इंजन सरकार है। वो यूपी में भी वो क्या नाम उनका त्यागी क्या है, योगी भी वही कहते हैं मेरा डबल इंजन की सरकार है। रोज दोनों की फोटो आती है और यहाँ पर उत्तराखंड में भी बोलते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। अरे मैं रोज फोटो देखता हूँ, सालाना एडवर्टाइजमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। किसका पैसा भाई? कौन दिया है? जनता ने दिया है। आपका टैक्स का पैसा बर्बाद करने वाले यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अपनी फोटो और हमारे नरेंद्र मोदी की फोटो, दोनों की फोटो डाल के 2 दिन को एक बार, 1 दिन को एक बार। अरे कोई सड़क पे भी चल रहा है, ये सड़क मेरी है। कोई स्कूल सैकड़ों साल पहले चल रही, अरे हमारे जमाने में बनी। ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले। तो इसीलिए इस एक इंजन तो चलता नहीं इनका। अब उसको इंतजाम भी अच्छा किया हमारे गडकरी साहब ने, इंतजाम अच्छा किया इंजन कैसा खराब होना। इसीलिए उन्होंने E20 क्या E20 करके पेट्रोल और डीजल मिला के चलाने के लिए उन्होंने इनको कहा। वो डालते ही इंजन खराब होती है, चलता नहीं। ये किस सरकार का है देन? किस सरकार का है? ये बीजेपी का है। अरे अपने इंजन को भी खराब करने वाले आप लोग हो। गरीबों के तो छोटे मोटे गाड़ियां, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, वो तो खराब हो ही रहे हैं, लेकिन आप सारे जनता का भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जनता को गरीब कर रहे हैं, लूट रहे हैं गरीब। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो हम लड़ रहे हैं कि इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, चंदा चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, भगवान के जो मंदिर में चोरी हो रही उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग उसके बारे में भी कुछ अपना बयान नहीं कर रहे। हम सदन में आओ, अपनी बयान रखो, हम भी कहेंगे, ये हमारा निवेदन है। लेकिन वो आना नहीं चाहते। अगर वो आना नहीं चाहते, हम भी छोड़ना नहीं चाहते। तुम आना नहीं चाहते, हम तुमको छोड़ना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं जनता का पैसा जनता को दिलाने तक हम लड़ते रहेंगे। छात्रों का ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको हम ठीक करने तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं सोएंगे, लड़ते रहेंगे। और भाइयों, ये जो तबादले भी करते हैं उसमें भी पैसे खाते हैं। पिछले 9 वर्ष में यहां सरकारी स्कूल्स इतने बंद हो गए हैं, पूछो मत। कोई टीचर की भर्ती नहीं, प्रिंसिपल की भर्ती नहीं, हजारों स्कूल सरकारी बंद है। गरीब लोग कहाँ जाना? जिसके पास पैसा है वो कुछ प्राइवेट स्कूल में डालेगा, किसके पास पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल पे डिपेंड है, वो करेगा क्या? तो गरीबों को खत्म करने का भी ये एक तरीका बीजेपी ने ढूंढा है।
तो वो कर रहे हैं। तो पिछले 9 वर्षों में यहाँ की सरकार ना स्कूल में भर्ती कर रही है, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इस सब को दूर रखा। टेक्निकल एजुकेशन यही हालत है। और मैं यही कहने आपको आया हूँ कि कांग्रेस ने जो हमेशा गरीबों के हित में काम किया है, हम आगे भी करते रहेंगे। और हमको सिर्फ आपका साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे हम चलेंगे नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमको साथ देंगे। और एक बात मैं बताना भूल गया, अग्निवीर, अरे 4 साल काम करो, घर को जाओ। अब पहला बटालियन वापिस आ रहा है ट्रेनिंग लेके। इसमें कौन भाई, पहले तो जितने आर्मी में वैकेंसी होते थे उस वैकेंसी को भर्ती करते थे। तुम क्यों कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके लोग तो आर्मी में जाते नहीं, जान देते नहीं। ये तो जान लेने वाले लोग हैं, जान देने वाले नहीं है। या आजादी के लिए हो, देश के लिए हो, ये लड़ने वाले लोग नहीं। ये अग्निवीर करके लगाकर हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद किए। तो हम चाहते हैं कि जहां भी वैकेंसी हो हम भर्ती करेंगे, अग्निवीरों को रिस्पेक्ट देंगे। उतना ही नहीं, ओल्ड एज पेंशन जो पिछले का है, जैसा हम हिमाचल में लागू किया, यहां भी लागू करेंगे। और इस सारी चीजों को हम अपने लक्ष्य में रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आखिरी में यही करूंगा कि हमारा लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जो देवभूमि और वीर भूमि और अपने गौरव के साथ युवाओं को रोजगार दे, किसानों और मजदूरों का सम्मान मिले, महिला और कमजोर तबकों को सुरक्षा मिले, सैनिकों का गौरव बना रहे, हर परिवार को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य अवसर मिले। यही कांग्रेस का उत्तराखंड का विजन है, यही उत्तराखंड के लोगों को हम देने वाले हैं। तो बस यही मैं आप तमाम लोगों से कहकर, मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, क्योंकि अब मेरा उम्र ही 85 चल रहा है। तो जब 85 चल रहा है, ज़रा गाड़ी स्लो होती है। तो आप सब नौजवान लोग हैं, लेकिन मेरी गाड़ी स्लो भी रहे तो मैं आपके साथ भागने की तो कोशिश नहीं होता, लेकिन आपके हाथ पकड़ के मैं आगे खींच लेके जा सकता हूं। और ये देश में बदलाव आ रहा है, हर जगह बीजेपी हार रही है। बहुत ही जिसके पास घमंड थी, घमंड से बात करते थे, पटना में हारे, मध्य प्रदेश में हारे। क्यों भाई? कि तुम्हारे को लोग अब नफरत कर रहे हैं। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि ये जो नफरत करने वाले लोग हैं और गरीबों के लिए ये कुछ कर नहीं सकते, तो इनको आप छोड़ना चाहिए। और आखिरी में एक ही बात बोल के मैं अपने बात को खत्म करूंगा। एक संदेश है जो हमारे दुष्यंत कुमार, शायद यही के हैं, हाँ, उनका एक कविता है। उन्होंने कहा था, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने यानी मुरझाने लगे हैं, तो इसको छोड़ दो, छोड़ दो।
नया पानी आने दो, आप आगे आओ। और ये जो मुरझाए हुए फूल है इनको रास्ते पे फेंक दो, इनका कोई काम अब नहीं बचा। देश अगर बढ़ना है आगे तो कांग्रेस आना है, कांग्रेस के लिए आप काम करो, यही अपेक्षा रखते हुए मैं अपने बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंद। अरे उधर पीछे के लोग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आप सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने शब्द रूपी आशीर्वाद से जनसमूह को संबोधित किया। सभी लोग अपने स्थान पे हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा नगर अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष से आए हुए नेताओं का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करें। धन्यवाद माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप हमारे बीच में आए। हमारा सम्मानित मंच, हमारे माननीय प्रभारी जी, हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे सभी पूर्व विधायक और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने आज हम लोगों को यहाँ पर अपना समय दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं खास तौर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं का, युवा साथियों का, मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने भाइयों का सबका धन्यवाद देता हूँ।